मनोज, सबसे पहले तहे दिल से आपका शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के इस ख़ास प्रोग्राम में आने के लिए। और पता नहीं, थोड़ी देर पहले हम लोगों की मुलाकात हुई और गालिब की कुछ लाइनें याद आ गई आपको देखकर। इनके बारे में कहना चाहूँगा, मिर्ज़ा साहब ने कहा था, मैंने नहीं, कि बहुत सारे लोगों के गुफ्तगू करने का अंदाज अलग होता है। तो गालिब ने कहा था कि हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज गुफ्तगू क्या है। मनोज की खासियत यह है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखों से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो अपनी फनकारी से, अपनी अदाकारी से, अपनी कलाकारी से इन्होंने जब भी अपने काम को पर्दे पर किया है तो वाकई वो लहू की तरह जज्बे की शक्ल में निकल कर आया। मनोज, दिल से बड़े दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले एक नई फिल्म आ रही है आपके बारे में, और एक फैमिली नाम की सीरीज भी आपकी बहुत मशहूर हुई थी। तो ये नई फिल्म के बारे में मुझे जल्दी से बता दीजिए। गुलमोहर नाम है इसका, जो हॉटस्टार पे 3 मार्च को रिलीज होने वाली है। एक ऐसी फिल्म है जो इसे फैमिली फिल्म कहेंगे आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन वो फैमिली फिल्म नहीं है जिसका टेम्पलेट हम कई सालों से देखते आए हैं। एक फैमिली फिल्म है जो एक बंगले के इर्द गिर्द घूमती है। आजकल बंगले टूट रहे हैं, बिक रहे हैं, और उनकी जगह पे परिवार भी टूट रहे हैं। मैं आपको उस पे आ रहा हूँ मैं। और उसकी जगह पे बहुमंजिला इमारतें आ रही हैं, और जब एक बंगला ख़त्म होता है तो वो असर सारे फैमिली के मेंबर्स पे आता है, और कई सारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जो डायनेमिक्स हैं वो बदलने शुरू होते हैं। तो उसके बारे में है, और मैं चाहूँगा कि इस एबीपी के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शायद दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस पूरे क्लटर में ओटीटी के पहले तो फैमिली फिल्म होती नहीं है, ज़्यादातर थ्रिलर और ड्रामा होते हैं, बट देयर इज़ दिस यूनिक फैमिली फिल्म कमिंग, गुलमोहर. Shamila Tagore is making a comeback after 13 years. That's wonderful. Yeah. Oh. So, if you really want to experience your own life, then watch Gulmohar. मुझे जब एक गंभीर सवाल, और उसके बाद बहुत सारी बातों पर आएंगे। बरसों से हम ये बात जानते हैं कि फिल्में या अब आज के युग में एंटरटेनमेंट कह लीजिए, ये समाज का आईना होती है जी। ये प्रतिबिंबित करती हैं कि समाज में क्या हो रहा है। और आपने तमाम तरह के किरदार निभाए। कभी आप गैंगस्टर थे, और मतलब अलीगढ़ तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि देश के इतिहास और एक निर्णायक फैसले से जुड़ी वो फिल्म है। मतलब जी, छोटी फिल्म नहीं है, वो यादगार होगी आने वाले वक्तों के लिए। चूंकि ये प्रोग्राम is about the idea of India. How do you look at it now in the present context? आज के हालात में प्रतिबिंब होने वाले समाज को, जिसको एक अदाकार के रूप में आप हर बार रखते हैं, किस तरह से देखते हैं आज के हिंदुस्तान को आप? मैं किस तरह से देखता हूँ, एक कलाकार के तौर पे बताइए। एक कलाकार के तौर पे ही मैं कह रहा हूँ। एक कलाकार के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, एक गांव के आदमी के तौर पे मैं जो देख रहा हूँ, और हिंदुस्तान में सपना देखना, जब से लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, मेरे गांव बेलवा से मुझे पटना तक पहुंचने में 2 दिन लग गए थे जब मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। क्या बात। सपना देखना भी बड़ा मुश्किल था। सपना देखने के लिए आपके अंदर में बहुत सारी जिद, बहुत सारी कुव्वत चाहिए थी।
हौसला चाहिए, हौसला हिम्मत चाहिए था हाँ, और जुनून चाहिए था जुनून चाहिए। और एक निडरपन चाहिए था। सही बात। आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का सपना देख सकता है और उस सपने के पीछे भाग सकता है, दौड़ सकता है, उसको छू सकता है। ये हमारा हिंदुस्तान आज वहां ये पहुंचा बहुत है। बड़ी बात कही मनोज बाजपेयी ने कि आप ये कह रहे हैं कि आज के हिंदुस्तान में कोई सपना देखना संभव है और उस सपने को साकार करना भी संभव है। जी, अब हमारे जैसे समय में जब मैं थिएटर करता था या दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तो एक किताब अगर किसी ने रेकमेंड किया तो वो किताब कहाँ मिलेगी, उसके लिए हमें कम से कम 6 बस बदलने पड़ते थे। और हाँ, किसी और इस एक कार्यक्रम में देखिए ऐसी किताब हाँ बाहर जी। फ्री में मिल रही, मैंने तुरंत ले ली। किसी खास लाइब्रेरी में जाकर या किसी खास व्यक्ति के पास आपको जाकर के वो किताब मिलती थी। अगर आपने कोई अंग्रेजी का कोई शब्द ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं पता है, तो मुझे डिक्शनरी खोजने के लिए भी कुछ दूर चलना पड़ता था। आज हर चीज़ आपके हाथ में है, दुनिया आपके हाथ में है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई एक बच्चा जो बिलवा गांव में, मनोज बाजपेयी गांव में, आज वो उस दुनिया को देखता है, तो उस क्षण के लिए वो उस दुनिया का हिस्सा होता है। और अगर वो वहाँ से निकल करके उस दुनिया में जाके शामिल होना चाहे, तो उसके लिए आज वो आसान हो मुझे चुका है। फटाफट एक लाइन में बताइएगा कि जब आप गांव वापस जाते हैं और अब आपके काम को सबने देख लिया, सबको पता है कि उसी गांव से निकलकर आपने पूरे देश में नाम कमाया, लोग रिएक्ट कैसे करते हैं? और उनकी प्रेम। भाषा में बताइएगा, react कैसे मैं आपको करते सच में बताऊं, हैं? हाँ, दूसरों के सक्सेस में और मेरे सक्सेस में बहुत बड़ा फर्क है, इसको समझना होगा। मेरे सक्सेस में यूफोरिया नहीं है, देर इज नो एक्साइटमेंट, देर इज नो यूफोरिया दैट आई जनरेट इन मतलब पीपल्स हीरो टाइप पीपल्स के माइंड। एंटीनी के दरवाजा तोड़ के घुस गए, वैसी वाली No, एंटीनी। I'm not talking about that. I'm talking about the impact of Manoj Bajpayee on people's mind. It has to do with respect, admiration, and love. Nothing else. It's only, it comes from the body of And it work. was very gradual. It was slow, gradual. When It's did you start gradual. realizing it actually, that it's happening to you, though it's not visible, though it's not evident, Right. the way in normal cases, अरे it's a भाई, मैं flashy अगर industry. मैं अपने घर के When बाहर, did you realize it? जी, मैं अपने घर के बाहर जा करके हाथ हिलाऊंगा तो लोग कहेंगे इसको क्या हो गया, पागल हो गया क्या? है ना? लेकिन जब मैं लोगों के बीच जाके बैठता हूँ और हम जब साथ में बैठ के बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि इस मनोज को हम प्यार करते हैं। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन, जी, वो रियलिज्म का they कनेक्शन feel- ये हमारे बीच का इंसान जी है। बिल्कुल। हाँ, आपको एक बहुत बढ़िया किस्सा बताता हूँ। जरूर। दिल्ली एयरपोर्ट पे एक बुजुर्गवार आए मेरे पास में, उन्होंने कहा कि आपकी एक फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने बहुत उम्दा काम किया है, मैं आपके पसीने को भी, उस पसीने को भी महसूस कर सकता था आपके परफॉर्मेंस में। क्या तो बात। ऐसे परफॉर्मेंस से आप यूफोरिया जनरेट नहीं करते हैं, आप प्यार जनरेट करते हैं, आप लोगों की इज्जत को पाते हैं, which I'm very proud of. I'm very proud of the fact that people relate with me. People think that I'm one of them. People think that I'm part of their family. And people feel happy that I'm here wherever I am today. That's wonderful, but also the harsh reality is marketing, economics, overt commercialization, Right. and of course, at the end of the day, anything you do, how creative it is, which है जितनी भी कलात्मक हो, उसका बिकना बहुत ज़रूरी है। मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार इस दबाव से गुजरते हैं, हम लोग भी इस दबाव से गुजरे हैं। संतुलन कैसे लाते हैं, चुनते कैसे हैं कि इस दबाव को कैसे टैकल करें? ऐसा तो नहीं होगा कि हिंदुस्तान के बड़ा सा बड़ा फिल्म मेकर आया होगा, उसने बड़े से बड़े ऐसे रोल्स ऑफर किए होंगे कि मतलब बिल्कुल ही धूम धड़ाके वाले, लेकिन आप वही इंसान रहना चाहते हैं जिससे लोग कनेक्ट करें, जिसको लोग अपना समझें। जैसे आपने दिल्ली के एयरपोर्ट का किस्सा सुनाया, तो इसको संतुलित कैसे करते हैं? ये आसान नहीं होता, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होता। बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं जब भी द्वंद्व में आया, कॉन्फ्लिक्ट में आया, तो मैं वापस
मैं 18 साल के मनोज बाजपेयी को विजिट किया कि मैंने ये रास्ता चुना क्यों, और सारी चीज़ें मेरे सामने क्लियर हो जाती थी। मुझे इस विधा से प्रेम है, मुझे अभिनय नाम की विधा से प्रेम है। मैंने अभिनय करना शुरू किया इसलिए नहीं कि मेरे पास में एक बड़ा अपार्टमेंट हो या बंगला हो। मैंने अभिनय करना इसलिए शुरू नहीं किया कि मेरे पास मर्सिडीज़ हो। मैंने अभिनय करना, मैं आज भी अभिनय नहीं इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे फलां इतना पैसा देता है। मुझे अभिनय करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत है, जैसे किसी 19 साल के बच्चे को पहली बार किसी लड़की से इश्क होता है। वाह! तो 19 साल का की उम्र का जो इश्क है वो बरकरार है अभी? 19 साल में जो इश्क हुआ था आपको, वो बरकरार है किसी के साथ? अरे साहब, जवानी के दिनों में के किस्से की बात करेंगे तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके सब बहुत कुछ सोचना शुरू अच्छा, कर मैं दो चीज़ें मनोज जरूर पूछूंगा। पहले मुझे ये बताइए, मुझे आपने बताया नहीं कि जब गांव वापस जाते हैं और अपनी भाषा में बताइएगा, लोग रिएक्ट कैसे करते हैं गांव में? एकदम मेरी माँ स्टार आ गया, सुपरस्टार आ गया। मैं जब पहुंचता हूं तो लोगों का तांता लगा रहता है, लोग आते हैं जाते हैं। मैं फोटो खिंचवाता हूं सबसे, सुबह से लेकर के रात तक। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरी माँ को होती थी, अब तो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मेरी माँ ने एक बार कहा था, 3 बजे रात को अचानक बाहर से 3 बच्चे हमारे घर के आंगन में घुस गए और मैं तो सो रहा था। मनोज भैया, मनोज भैया सब चिल्लाना शुरू किया उन्होंने। तो मेरी माँ बहुत गुस्सा हुई, उनको भगा दिया उन्होंने कि ये कौन सा समय है। और जब मैं उठा तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू मत आयल करो हो, तारा आयला से हमनी के पूरा कपार फाट जाता है। तो संत जी समझ रहे हैं इस भाषा को, इसीलिए मैंने जानबूझ के कहा था कि अपनी भाषा में बताए, मुंबई वाली भाषा में नहीं बताए। वो मेरी मातृभाषा है, जी मेरी मातृभाषा है, वो उसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। हिंदी जो है सीखी है, और अंग्रेजी उससे भी ज़्यादा सीखी, मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मुझे सीखने के लिए। तो हमारे लिए बड़ी एलियन भाषा थी। हमारे यहाँ अगर अच्छी हिंदी में बात करो, भोजपुरी में, अरे बड़ा हिंदी पतिया होता रहो, बड़ा अंग्रेजी पतिया होता रहो। अगर अच्छी हिंदी में बात करना भी जो है उस पर भी लोगों को बुरा लगता है। आप भोजपुरी में बात करेंगे तब जाकर के वो संतुष्ट होते हैं। मुंबई आने के बाद भोजपुरी में किसी लड़की के लिए कोई पिकअप लाइन यूज की थी? यार मैं उस मामले में बड़ा बोरिंग आदमी रहा हूँ। ये नहीं बोलो, क्योंकि मुझे मेरी जानकारियां थोड़ी सी नहीं, कोई लड़की अगर अच्छी लगती भी थी मुझे, तो मैं दूर से ही देखता था। एक तो अंदर में गांव का बच्चा था ना, वो आज भी है कि कोई अच्छी भी लगती है तो ये समझ लीजिए कि मैं उससे कभी बात नहीं कर पाऊंगा। वो कभी हो ही नहीं सकता है। मैंने सिर्फ अपनी पत्नी के साथ उनको शुरुआती डेटिंग के दौरान भी हम दोनों में से किसी ने आई लव यू नहीं बोला। नहीं बोला ना, हम सब मिलते रहे। गांव की भाषा में भी नहीं बोला आई लव यू? तब तो और भी, मैं शादी तो आज तक हमारी टिकती ही नहीं। वो कहाँ, मतलब अंग्रेजी बोलने वाली, और उनका पूरी संस्कृति उनके घर की अलग। लेकिन एक चीज़ रहा है कि मैंने ये देखा, शुरू से मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं अपनी जो मातृभाषा है या जहाँ से मैं आया हूँ उसको मैं कभी छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बात है। मैंने ये देखा था कि करना भी नहीं चाहिए, ऐसा कतई नहीं करना नहीं। लेकिन मैं उन सारे लड़कों की, सारे लोग जो बाहर निकलते हैं उनकी मैं परेशानी समझता हूँ कि क्यों छुपाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये बड़ा अच्छा सवाल है मनोज, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता था क्योंकि मैं भी इतना मुंबई रहा, इतने अरसे से बॉलीवुड को इतने करीब से देखा। अब एक बड़ा आडंबर है अंग्रेजियत का उसके अंदर, बॉलीवुड के अंदर। तो शुरुआत में जब आपका टैलेंट पहचाना गया, लोगों ने काम देना शुरू किया, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी न किसी क्लिक का हिस्सा बने, किसी ग्रुप का हिस्सा बने, और उस पर एक बहुत बड़ा जामा है अंग्रेजियत का। मुझे अंग्रेजियत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये उनके तौर तरीका है। उसमें कैसे एडजस्ट कर पाते थे, या अपने को आइसोलेटेड महसूस करते थे आप? शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, देखिए, मैं जो काम करता हूँ और जिस तरह की फिल्में करता हूँ उसमें किसी भी लॉबी का या किसी भी क्लिक का कोई योगदान हो नहीं सकता है।
क्योंकि वो उस तरह की फिल्में या उस तरह के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा ना कभी बने थे, ना उनका कोई इंटरेस्ट है। और मैं जिस तरह का काम करता आया हूँ उसमें उनसे मुझे किसी योगदान की आशा भी नहीं थी। तो किसी का दरबार का हिस्सा मैं तो तब बनूं ना मुझे कुछ आशाएं हों। एक तो आशा भी नहीं थी, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि यू हैव टू बी सीन एट द राइट पार्टी एट द राइट टाइम इन द राइट ग्रुप। मैंने बहुत देखा है मुंबई में, तो उस तरह का कतई सीन नहीं था। देखिए, आपके लिए यू हैव टू डू 200% justice to each and every opportunity that you get. If you feel that you'll be getting work just by going to the right parties, just by meeting the right people, you will be disappointed, you will be frustrated. You can't depend on anybody to live your dream. It's only you who can live your own dream. You can't, nobody can give you work, nobody. It's you and your work will get you work. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 15 सालों में, अब तो OTT की भी भीड़ है, कंटेंट का ट्रांजिशन बहुत हुआ है जी। आपको लगता है आप जैसे लोगों ने उस पर असर डाला? आप जैसे लोगों ने, आपके फिल्मों की सफलताओं ने, आप जैसे किरदारों ने जो अपने फिल्मों में निभाए, उस पर असर डाला? और जो क्लासिकल वे में लोग कहते थे ना, फॉर्मूला बेस्ड फिल्में होती हैं, ये सब टूटने लगा, आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा और कंटेंट बदलने लगा, फिर ये कंटेंट एक्सेप्ट भी होने लगा। आपको लगता है यू वर वन ऑफ द पीपल हु मेड दैट इम्पैक्ट? वो असर आपने डाला उसमें? नहीं, मैं इतना बड़ा श्रेय लूंगा नहीं, लेकिन एक समय में बहुत सारे लोग एक सोच के जब एक्टिव होते हैं, राम गोपाल वर्मा ने सबसे पहले रंगीला जैसी फिल्म और शिवा जैसी फिल्म, बहुत सारी फिल्में बनाने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो नए कलाकारों के साथ काम करेंगे और उन्होंने बनाया सत्या। और सत्या के बाद जो चीज़ें बदली, जो राम गोपाल वर्मा की एक सत्या ने जो बदलाव किया, उसने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी। लेकिन उसी समय बहुत सारे नए डायरेक्टर्स भी थे जो या तो राम गोपाल वर्मा के राइटर थे या उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे या जो बाहर में थे, जो अपनी कहानी कहना चाहते थे। उनको भी मौका दिखा और उनको वो उत्साह मिला सत्या और सत्या जैसी फिल्मों। वही बात आपने जो शुरुआत में कही कि आइडिया ऑफ इंडिया भी है कि आप सपना देख सकते हैं, उसको साकार कर सकते हैं, उसको संभव कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये वो नई पौध थी, ये वो नई जनरेशन थी जो आपकी इंडस्ट्री में आई? जी, वो हर 20 साल के बाद ऐसा होता है। हाँ, काश मीडिया में भी हो। 20 साल के बाद एक ऐसा होता है। जब राजेश खन्ना जी का दौर था तो लगता ही नहीं था कि ख़त्म होगा, लेकिन अचानक से हमारे पूजनीय जावेद साहब यहाँ बैठे हुए हैं। आदाब सर। आदरणीय। तो अचानक से ऐसे राइटर्स आए और अचानक से अमिताभ बच्चन आए और ऐसा लगा जैसे कि एक ऐसा तूफान था जिसमें हम जैसे जो हम छोटे बच्चे थे, हम भी उसमें बह गए। मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए। मतलब हम बह गए, आप बह गए, पूरा हिंदुस्तान इनकी लेखनी पे बह गया। हर 20 साल में सिनेमा बदलता है और वो इसलिए बदलता है क्योंकि वो अपने टाइम की कहानी कहना चाहता है, अपने टाइम का नायक ढूंढता है, वो अपने टाइम की कहानी ढूंढता है वो। और वो सत्या भी थी जो फिल्म, वो भी अपने समय के अनुसार उसने सिनेमा को बदला। जो समय की मांग थी, दर्शक समय से अलग नहीं होता है क्योंकि वो समय को जी रहा होता है, वो कहीं ना कहीं खोज रहा होता है। वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है कि वो खोज क्या है, लेकिन जैसे ही उसके सामने कोई चीज़ आती है उसको लग जाता है कि ये है जो मैं ढूंढ रहा था, और फिर वो उसके पीछे उसको सपोर्ट करने लगते हैं। कुछ क्लासिकल फॉर्मूलाज रहे हैं हमेशा से हिंदुस्तान के फिल्मों में, किरदारों में, कि आप करप्ट पुलिस वाले को दिखाते हैं, फिर वो ईमानदार पुलिस वाले को भी दिखाते हैं। तो अब जैसे OTT आया है, मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ कि उसमें फैमिली मैन जैसी सीरीज हिट हुई। हालांकि OTT पे बड़े संगीन आरोप हैं, उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे आपके साथ, लेकिन जब ऐसी सीरीज हिट होती है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे रिफ्लेक्शन है 80s के दूरदर्शन का, जहाँ बड़े पारिवारिक धारावाहिक आते थे। इज दैट व्हाट यू फील? कि आपको उस तरह का रिफ्लेक्शन लगता है?
नहीं, OTT देखिए बड़े आरोप है उसके ऊपर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, आरोप तो आप हर मीडियम पे है कुछ ना कुछ, और समाज में आरोप पर प्रत्यारोप पे ज़्यादा आप नज़र डालेंगे तो आप एक्सप्रेशन आपका रुकेगा। तो हम लोग सब चीज़ों को लेते हैं, जज्ब करते हैं और फिर अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं। OTT जो है उसका, ये फैमिली मैन से करीब 4 साल पहले इस हिंदुस्तान में आया था, लेकिन मैं जब अमेरिका ट्रैवल करता था तब तक नार्कोस जो था वहाँ पे कल्ट बन चुका था। हाँ, बहुत बड़ा। और बहुत वहाँ ही पर बड़ा। OTT अपने चरम पे पहुँच चुका हाँ, था। बहुत बड़ा, सही बात है। पैंडेमिक ने मौका दिया OTT को पूरे तरीके से अपने शबाब पे आने का। हाँ, हिंदुस्तान, सही बात, हिंदुस्तान में। सही बात। तो जब दर्शक इस तरह के कंटेंट के साथ, इस तरह के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं तो उनका भी एजुकेशन हो रहा होता है, फिर उनके भी डिमांड बढ़ते हैं, उनकी भी आशाएं बढ़ती हैं। तो जो कि अच्छा है, उनके आशाएं बढ़ें, उनके डिमांड बढ़े हमारे साथ में। मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो चैलेंज हमारी तरफ फेंक रहे हैं और हम और ज़्यादा क्रिएटिविटी को लेकर के और सीरियस हो रहे हैं। जो चीज़ों में काम कर रहे हैं, जो चीज़ें कह रहे हैं, उसको लेकर के हम संजीदा हो रहे हैं। कहीं ना कहीं फिल्म वाले भी इस बात को समझ चुके हैं कि दर्शक डिमांड कर रहा है, दर्शक अलग अलग माध्यम पे अलग अलग चीज़ें चाहता है। मैं बार बार, क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट आपका है, उसी को पढ़कर चलूंगा इस पूरे कॉन्वर्सेशन को। जो नया इंसान आता है, मतलब बनाने के हिसाब से, निर्देशन के हिसाब से, उसके लिए अब कितना आसान है? पहले ज़्यादा शायद मुश्किल होता होगा, अब चूंकि नए आइडियाज़ को ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है तो अब उसके लिए कितना आसान है पहले से ज़्यादा? जो लोग काम कर रहे हैं उसमें, उनकी बात जी। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा समय कभी नहीं आया था कि आप में बस काबिलियत होनी चाहिए और आप दूसरे ही दिन बिजी हो जाएंगे। वाह। आज हम उस दौर में पहुंच चुके हैं कि मनोज बाजपेयी से ज़्यादा कठिन होगा किसी सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए किसी कास्ट को खोज पाना, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा बिजी है। आज एडिटर बिजी है, आज राइटर्स बिजी हैं, आज साउंड के लोग बिजी हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं है। सिनेमा सिर्फ एक माध्यम के पास इतनी कुव्वत नहीं थी कि इतने लोगों को वो एम्प्लॉय कर सके। आज स्थिति सबसे सुखद है। और मैं तो अपने आप को कहता हूं कि आई एम सो लकी दैट आई एम वर्किंग इन दिस टाइम। एंड जस्ट इमेजिन ऑन a talent who is only 22 years old, 23 years old, who is coming into this industry, and in 1 year he has 2-3 work. हम लोग उस उम्र में थिएटर कर रहे थे, और हमारे पास में सामने जब हम देखते थे तो सिर्फ अंधेरा ही नजर आता था। इसी चक्कर में 10 साल थिएटर कर गए। क्योंकि जब हमने देखा फिल्मों की तरफ, मुंबई की फिल्मों की तरफ, तो हमारे लिए कुछ दिखता नहीं था वहाँ पे। तो हमें लगा कि दिल्ली आउटलेट तो दिल्ली में ही रहते हैं। फादर नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था जी, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। अब ऐसा नहीं, अब लोग आ रहे हैं, सीधे लैंड कर रहे हैं। कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, आज चीज़ें कितनी सुव्यवस्थित हो चुकी हैं। कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं इतने सारे, आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। आज एक्टर जिसके पास काम नहीं है वो ऑडिशन देने में बिजी है, वो वर्कशॉप्स में बिजी है। इतने सारे थिएटर टीचर्स और एक्टिंग टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स जो सिनेमा सिखा रहे हैं वो इतने सारे आ चुके हैं। तो हर एक्टिविटीज इतनी सारी हैं, which is such a great thing. It's such a blessing to be really born in this time and to be working in this time. एक लास्ट पॉइंट मैं हमेशा ऐसे लोगों से पूछता हूँ जिन्होंने जिंदगी में मकाम हासिल किया है, बिकॉज 35% से ज़्यादा नौजवान है अब इस देश में। जब आपके फील्ड के लोग, और मैं फील्ड जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि उसके दायरे के लोग जब आपके पास आते हैं नौजवान मिलने, क्या मशवरा देते हैं आप उसको? क्या सलाह देते, क्या मशवरा देते हैं आप? मुझे आप उसको क्या, नौजवान को आप क्या? नहीं, नौजवान को देखिए, पहली बात तो कि जो ज्ञान दे उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। ये इंडस्ट्री में किसी को कुछ पता नहीं है। एक स्टार जो पिछले महीने, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान देने को बहुत बड़ी दुकान समझते हैं। नहीं, अगर आपको बेवकूफ दिखना है, खासतौर पे मीडिया में ज्ञान देने को बहुत बड़ी दुकान नहीं, अगर आपको बेवकूफ साबित होना है तो ज्ञान दीजिए। हाँ, धन्यवाद। क्योंकि
हमारा हमारा जो काम है इसमें हम बड़े खुश होते हैं अपना काम देख करके, या अपने काम के प्रति हमको बड़ा गर्व होता है। लेकिन जैसे ही दर्शकों के पास जाती है, दर्शक उसको नकार देता है, या जो आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा जो है आपको सर आंखों पे बिठाते हैं। सो यश जी ने कहा था, मैं वीर ज़ारा को लेकर के नर्वस हूँ, मेरे साथ में बैठे हुए थे, और मैंने कहा कि यश चोपड़ा नर्वस, या तो ये बहुत ही हम्बल प्ले कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मनोज, अगर मुझे पता होता तो जो फ्लॉप फिल्में बनाई थी, बुरी फिल्में बनाई थी, वो नहीं बनाता। कोई नहीं बनाना चाहता है बुरी फिल्म, कोई नहीं बनाना चाहता है फ्लॉप फिल्म। सब चाहते हैं कि हम एक सफल फिल्म के, सफल काम के हिस्सा हों। Nobody has the know-how. So everybody who's working on that day is putting their best foot forward. But there is always an unsurety. There is always that feeling of not having that knowledge how to really make it right for 130 crore people. सही बात है। ज्ञान देना बड़ी बेवकूफ़ी का काम है। मैं उम्मीद करूंगा ये संदेश आपका बहुत दूर तक पहुंचे। मैंने कहा ना, ज्ञान देने वालों के इस देश दुनिया समाज में कोई कमी नहीं होती। एक आखिरी बात, अलीगढ़ पर ही ये चर्चा ख़त्म करूंगा। क्या सोच के वो फिल्म चुनी थी? क्योंकि समाज में एक नज़रिया है उस विषय के प्रति, और बहुत नकारात्मक नज़रिया है, और आज भी है। और वो फिल्म देश की सर्वोच्च अदालत के निर्णय का हिस्सा बनी जी। तो क्या सोच के वो फिल्म थी? दैट्स माय लास्ट पॉइंट टू यू। बहुत अच्छा सवाल आपका है। देखिए, हम भी थोड़े टेढ़े टाइप के एक्टर रहे हैं। हमने भी तो कोई ऐसी रास्ता, क्या अभी भी है? हमने भी कभी रास्ता ऐसा चुना नहीं जो जिस पे बहुत लोग चले हों। लेकिन हैविंग सेड, फिल्मों में भी उस विषय का मजाक बनता है, और बहुत लंबे वक्त से बनता रहा है। आपको, जैसे मैंने कहा ना, बहुत संवेदनशील विषय है। मैं सिलसिलेवार का उसकी कहानी बताता हूँ, प्लीज। मुझे मुकेश छाबड़ा, जो इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनका फ़ोन आया कि हंसल मेहता जी एक के पास में बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है, वो आपके दोस्त हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मनोज मना कर देगा, इसलिए मैं उसको ऑफ़र नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा उसको कि तू मुझे हंसल का नया नंबर दे, क्योंकि मुझे लगता है उसका नंबर चेंज हो गया। तो उसने नंबर दिया। मैंने हंसल को फ़ोन किया, गाली दिया, बाकायदा गाली दी उसको। मैंने कहा कि तू बता। अच्छा, नहीं छोड़। मैंने कहा 10 लाइन में बता क्या कहानी है। उसने बताया, प्रोफेसर सीरस थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और वो समलैंगिक थे, गे थे, और उनके साथ में ये घटना घटी थी, और मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं सुना। क्या बात है। वो मुझे उसमें, जब मैं उसको एज एन गे एक्टिविस्ट मैंने नहीं सोचा। मैंने ये सोचा, आपने सोचा? हाँ, मैंने सोचा कि मैं इसमें नया क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या इसमें चीज़ होगी। तो सबसे पहले एक्टर जो होता है या डायरेक्टर जो होता है, वो क्रिएटिवली चीज़ों को देखता है कि उसके लिए, उसमें नया करने के लिए क्या है। उसमें एक्टिविज्म या मेरा विश्वास जो गे मूवमेंट को लेकर के है, वो कहीं काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम लोग फिल्म बना लेते हैं, उसके बाद जब हम प्रमोट करने चलते हैं, तो पूरे गर्व, आलोचना का भय, जिसे मैंने कहा ना, समाज की नकारात्मकता जी, तो उसके प्रति। अभी हमारी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी जावेद साहब, और अलीगढ़ रिलीज भी नहीं हुई थी, और एक जर्नलिस्ट महोदय ने लिखा था कि किन किन एक्टरों ने गे प्ले किया और उनका करियर आज कहीं नहीं रहा। क्या बात। तो उन्होंने फिर अंत में लिखा था कि क्या मनोज बाजपेयी भी उसी तरफ जा रहे हैं। अब उन्होंने ज्ञान दिया। हाँ। और शुरू में मैंने क्या बोला था? शुरू में मैंने आपको क्या बोला था? हाँ। जो वो आदमी बेवकूफ है जो ज्ञान देता है। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता हाँ। फिल्मों को अपने तरीके से देखती है, और हम नहीं जानते कि वो किस तरीके से देखती है। हम सिर्फ पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हमको जो रचनात्मक रूप से सही लगता है और हमारे बिलीफ सिस्टम को जो सूट करता है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं, और उसके बाद हम चले जाते हैं। लेकिन जनता उसके बाद अपना काम करती है, वो अपने तरीके से देखती है, वो अपना निर्णय देती है। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने शुरुआत मिर्ज़ा साहब के शेर से की थी इस चर्चा की, लेकिन अब जावेद साहब बैठे तो कोई शेर शायरी नहीं, ढेर सारी सिर्फ आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद। अलीगढ़ जैसे विषयों पर आप फिल्में करते रहे,
क्योंकि आपको इस बात का कोई भय नहीं है कि रिएक्शन क्या होगा। एक एक्टर के तौर पर वो पैशन आपका निकल के आता है। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।